अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अपने वीकेंड प्रोग्राम अक्ल है महवे तमाशा के साथ मैं ज़किया हाशमी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मेरे पैनल के जो एक्सपर्ट्स हैं। उसमें सबसे पहले हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट मिस शुमाइला बतूल मौजूद हैं। मिस शुमाइला बतूल एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज लाहौर के तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं और उनके साथ ही मौजूद हैं मिस रिदा। मिस रिदा जो हैं वो भी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विलिंग वेज के साथ अपने जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दे रही हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रही हैं। और इन्हीं के साथ मिस शुमाइला के लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं मिस जलीशा, और मिस जलीशा भी एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ विलिंग वेज में काम कर रही हैं। और बेसिकली ये वो पैनल है जिसमें मिस शुमाइला हैं, मिस रिदा हैं और मिस जलीशा है। जो हमारा जो प्रोग्राम है अक्ल है महवे तमाशा, माइंड ओवर मूड बेसिकली जिसके ऊपर हम बात करते हैं, उसमें एज एन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा पैटर्न हम आपको प्रोग्राम का हर दफ़ा आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम में हम 3 से 4 टोटल केसेस जो हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में लेके चलेंगे और उसमें से 2 केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 केसेस अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने नाज़रीन और अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए मैं एक मरतबा मैम शुमाइला आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा आप अगेन रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा कि अक्ल है महवे तमाशा, माइंड ओवर मूड बेसिकली क्या है। बेसिकली ज़किया साहब, ये इनफैक्ट हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि जब किसी की लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है सो वो प्रॉब्लम उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स लेकर आती है। ठीक है। अब किस एरिया पर हम काम करके, जो कि मोस्टली माइंड है, यानी हमारी सोचें हैं, हमारी अक्ल है, उसके ऊपर काम करके हम अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्टोरीज को डिस्क्राइब करने का मकसद ये है कि ज़रा आसानी पैदा करना समझने के लिए, और माइंड ओवर मूड का मकसद ये है कि कैसे आप अपने माइंड में, कैसे आप अपनी सोचों में तब्दीली लाकर आप अपने मूड को चेंज कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, आप ओवरऑल अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक आइडिया ये है कि हम जैसी सोचें हमारी होती हैं वैसा ही हमारा मूड और अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर और लाइफ होती है। सो हम उन टेक्निक्स को बताएंगे, उस ऐसी इंफॉर्मेशन और इंसाइट दे रहे हैं आपको कि जिसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आपकी सोचों को मैनेज करने की, रिस्ट्रक्चर करने की पावर बहुत ज़्यादा है एंड हम उसको यूटिलाइज करते हुए कैसे अपने मूड को और इमोशंस के तमाशों से बच सकते हैं। सही, बेहतरीन। अच्छा मिस, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि हम क्विकली जो केसेस हम अभी तक अपने प्रोग्राम में, चूँकि हमारा आज 5वां प्रोग्राम है अक्ल है महवे तमाशा का, उस सीरीज़ का 5वां प्रोग्राम है, तो मैं ये चाहूँगा कि अभी तक हम जिन 2 केसेस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं उसका एक क्विक सा ओवरव्यू जो है वो मैं अपने चाहूँगा कि मेरे साथी प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुझे बता दें। सो कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स मिस रिदा, आप काइंडली मिस आयशा का जो केस है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, मिस आयशा का केस जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, तो मैं बहुत ब्रीफ रखूंगी इस केस को। मिस आयशा एक 36 इयर्स ओल्ड लड़की हैं, औरत हैं, जो कि सोसाइटी का पार्ट है। इनका बेसिकली जो हमें इनकी स्टोरी जो हमने समझी है उससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि एंजाइटी का इशू जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आता है। अगर मैं इनकी स्टोरी एक्सप्लेन करूँ, वो इस तरह से था कि बचपन में इनके फादर जो थे वो पास अवे कर गए थे, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी गहरा सदमा हुआ था। और वो सोच जब भी उनको आती थी उनकी याद को, तो उसको अवॉइड करने की तरफ जाती थी। इस वक्त वो जिस काम के अंदर है उसमें काफ़ी सक्सेसफुल है और रिसेंटली इनकी प्रमोशन भी हुई है, लेकिन ये इस प्रमोशन से खुश नहीं है क्योंकि इनकी जॉब ये रिक्वायर करती है कि ये फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करें फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एंड समटाइम्स इवन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और ये फ्लाइट नहीं लेना चाहती। जब ये फ्लाइट लेती हैं तो इनको एंजाइटी हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी स्वेटी हैंड्स हो जाते हैं, पैल्पिटेशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, ये इनकी बॉडीली चेंजेस आते हैं। ये इस वक्त करंटली ये चाहती हैं कि ये डिमोट हो जाए, जो पहले रैंक पे थी उसी पे वापस चली जाए। ये इस प्रमोशन से खुश नहीं है क्योंकि ये फ्लाइट्स नहीं लेना चाहती। तो ये इनका जिस्ट है जो कि हमें नज़र आता है क्लिनिकल टर्म में कि इनको एंजाइटी, इनका काफ़ी इशू जो है वो ग्रो कर रहा है। और बेसिकली एंजाइटी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी होती है नाज़रीन, वो होती है अवॉइडेंस। ठीक है, और उसी की जो है हमें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नज़र आती है। मिस जलीशा, क्विकली कमिंग टुवर्ड्स यू,
मिस महक का केस आप ज़रा जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, मिस महक का केस में ये है कि हम देखते हैं कि मिस महक के बचपन में उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। जिनमें से एक ये थी कि उनके माँ बाप का आपस में बहुत झगड़ा होता था, और जब झगड़ा घर में होता है तो बच्चों पे बहुत बुरा असरात इसके मरतब होते हैं। इसी दौरान उनके माँ बाप की डाइवोर्स भी हो गई, जिसमें उनको काफ़ी इग्नोर्ड पीरियड एक रहा, जिनमें उनको टेंशन नहीं मिली या माँ बाप की तरफ से उनको वो टाइम नहीं मिला जो उनको ज़रूरत थी। उनके साथ कुछ ज़्यादती भी हुई उनके ड्राइवर की तरफ से। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने दो शादियां की जो दोनों ही कामयाब ना हो सकी। दोनों ही हस्बैंड्स इनके अल्कोहलिक थे और फिज़िकली अब्यूज़ भी अनफॉर्चुनेटली करते थे। इनकी 2 बच्चे हैं इस वक्त। जब इनकी सेकेंड डाइवोर्स हुई उसके बाद 18 मंथ्स के लिए शी वेंट इनटू अ स्वेयर डिप्रेशन, जिनमें इनको काफ़ी मुश्किलात देखनी पड़ी। लेकिन अपने बच्चों की खातिर इन्होंने तहैया किया कि अपने बच्चों को खुद सपोर्ट करेंगी, जिसके लिए इन्होंने एक अच्छी जॉब ढूंढी और करते करते इन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट किया इन एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि इनके दोनों बच्चे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हैं जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब इनको दोबारा से ऐसे महसूस होता है कि शायद इनकी किसी को ज़रूरत नहीं है, और इनको वर्थलेसनेस की और लोनलीनेस की फीलिंग्स आती हैं। अक्सर औकात जो इनके दोस्त हैं इनको अगर रब्ता करने की कोशिश भी करें तो उनसे बात करने का इनका दिल नहीं करता, और अपने आप को कमरे में बंद करना ये ज़्यादा मुनासिब समझती हैं। ठीक है, वेरी वेल एंड वेरी क्विकली एक्सप्लेन मिस आयशा की कहानी और मिस महक की कहानी आपने बड़ी जल्दी से एक्सप्लेन की। मिस शुमाइला, आपकी तरफ मैं आता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों स्टोरीज़ को थोड़ा सा एक दफ़ा सम अप कर दीजिए विद रेफरेंस टू देयर प्रॉब्लम। देखिए, प्रॉब्लम्स इनकी आप कहने को, अब जैसे मिस आयशा की प्रॉब्लम उनके नज़दीक उनका प्रमोशन होगा। बिल्कुल। अच्छा, जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो शायद एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे नज़दीक उनका प्रॉब्लम जो है उनका बिहेवियर हो सकता है, उनका यानी एक प्रॉब्लम जिसको हम या तो कह रहे हैं कि उनका लाइफ में कोई चेंज आया है तो शायद वो प्रॉब्लम है, या हम कह रहे हैं कि वो उनका जो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है शायद ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट एक प्रॉब्लम के ये 5 कंपोनेंट होते हैं। सही। जब भी हम सबकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई टेंशन होती है तो वो सिर्फ एक नहीं होती है, उसके अंदर कोई 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। जो कि मिस महक की ज़िंदगी में भी आपको ये नज़र आता है कि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस रहे जो कि उनको डिप्रेशन की तरफ लेकर गए। अब इस बात से हमारा बिल्कुल डिसएग्रीमेंट नहीं है कि लाइफ सिचुएशन जो है वो ट्रिगर नहीं करती, प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकती हैं। जब इटियोलॉजी की बात करते हैं हम या फैक्टर्स की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, आपकी लाइफ सिचुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन जब हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, जो प्रोग्राम का मकसद है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनफैक्ट उसके 5 कंपोनेंट हैं, लेकिन उनमें से फर्स्ट हैंड पर आप किसी एक पर काम कर सकते हैं, किसी दूसरे पे कर सकते हैं, लेकिन जिस पे आपको बहुत ज़्यादा और बहुत सब्सटेंशियल काम करना है वो आपकी सोचें हैं। क्योंकि कंपोनेंट्स की तरफ अगर हम जाएं तो एनवायरनमेंट और लाइफ सिचुएशन एक कंपोनेंट है। जैसे मिस आयशा के केस में क्या था कि उनके प्रमोशन होना और फादर की डेथ हो जाना। मिस महक के केस में एनवायरमेंटल फैक्टर या लाइफ सिचुएशन ये कि उनका ड्राइवर से अब्यूज़ होना और उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाना, उनके हस्बैंड शादियाँ जो है वो नाकाम होना। इसी तरह से अगर हम बिहेवियरल सेंसेशन सेकंड कंपोनेंट की तरफ जाते हैं तो मिस आयशा के केस में उनका हार्ट रेट इंक्रीज होना, उनकी स्वेटिंग और इस तरह से बहुत ज़्यादा बॉडीली चेंजेस जो आ रहे थे, ट्रेमर सम टाइम होना। मिस महक के केस में बॉडी बहुत लेथार्जिक हो जाती है, ठीक है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आना बॉडीली सिम्टम्स में। बिहेवियर में मिस आयशा के बिहेवियर में हमें नज़र आता है कि मिस आयशा अवॉइड करना चाह रही है, अवॉइडेंस का पैटर्न नज़र आता है। मिस महक के केस में क्राइंग बहुत ज़्यादा बिहेवियर नज़र आता है और आइसोलेशन नज़र आती है, वो बात नहीं करना चाहती, उनको क्राइंग स्पेल्स होते हैं। अब मूड में जो कि 4th कंपोनेंट है वो मिस आयशा का मूड क्या है, नर्वस, एंशियस, ठीक है, डरा हुआ, फियरफुल। मिस महक का डिप्रेस, लो, ये बेसिकली। हाँ, अब जब हम थॉट के कंटेंट की बात करते हैं तो मिस आयशा का थॉट कंटेंट ये है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मिस महक का जो कंटेंट है वो है आई एम वर्थलेस, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप देखिए कि 5 ही एरियाज में डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है।
जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की, हम तो ये 4 केसेस की बात कर रहे हैं ना, जब भी आप, जैसे हमारे व्यूवर्स हैं वो भी अगर अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करते हैं तो उसमें 5 कंपोनेंट्स ही हैं। सही। लाइफ सिचुएशंस, बॉडीली सिम्टम्स, मूड, बिहेवियर एंड थॉट। इन द लॉन्ग रन हम आपको वो जो अकल है महवे तमाशा का कॉन्सेप्ट के अकल पर यानी थॉट्स पर काम करना सिखाएंगे। पहले हम ये बताएंगे कि कैसे थॉट का मूड के साथ कनेक्शन है, थॉट का बिहेवियर के साथ कनेक्शन है, थॉट का बॉडीली सेंसेशन के साथ कनेक्शन है, एंड देन अल्टीमेटली हम पैराडाइम शिफ्ट पे बात करेंगे कि कैसे हम अपनी सोचों को रीस्ट्रक्चर करके, ठीक है, क्योंकि अगर सबकी ज़िंदगी में वो इवेंट, लेट्स सपोज जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में शेयर किया था कि अगर 2 भाई हैं और वो फेल हो जाते हैं और एक बंदा सुसाइड कर लेता है और दूसरा नहीं, तो मेजर डिफरेंस वे ऑफ थिंकिंग है, बिल्कुल। ये इंसाइट डेवलप करना और इसको आइडेंटिफाई करना बेसिकली हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है। परफेक्टली एक्सप्लेन। और ख़वातीन और हज़रात, जो इससे वन लाइनर शायद मुझे समझ में आया वो ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में ख़ुद को क्या मैसेज देते हैं, आप उसको सोचते किस तरह से हैं, वो चीज़ डिसाइड करती है कि आप उससे परेशानी आपको होगी या उससे आप बेहतर तरीके से कोप कर सकेंगे। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता चलूँ कि हम अपने इस प्रोग्राम में टोटल 4 केसेस को डिस्कस करेंगे अपने अगले आने वाले प्रोग्राम्स में। अभी तक हम 5वें प्रोग्राम तक हम अपने 2 केसेस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मिस आयशा का केस एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे मिस महक का केस एक्सप्लेन किया गया, और एक तीसरा केस हम आज एक्सप्लेन करेंगे, और उस केस के बाद एक केस हमारे पास रह जाएगा और हम इन्हीं 4 केसेस को अपने आने वाले प्रोग्राम्स में लेके चलेंगे। सो विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आज के प्रोग्राम में अपना तीसरा केस इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इन केसेस को सुनना और समझना इसलिए ज़रूरी है कि शायद कहीं ये केस पूरे का पूरा या उसका कुछ हिस्सा आपके साथ भी रिलेट करता हो, शायद आप भी किसी ऐसे ही परेशानी से गुजरे हो, शायद आपके इर्द गिर्द भी कोई इंसान किसी ऐसे ही मसले का शिकार हो। सो जब आप इसको सुनेंगे और इसको हमारे साथ शेयर करेंगे, अपनी स्टोरी को, अपनी बात को, हाँ, तो हम लाजमन उसकी मैनेजमेंट, उसका सोल्यूशन और उसकी जो एक बेहतर थेरेपी है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, जिससे अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगियों में एक बेहतरी आएगी और हम एक दूसरे की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे होंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे अपना आज का तीसरा केस। स्टे विद अस। के बारे में ये सोचते हुए कि बस हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में, या किसी प्यारे से हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है,
तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं। और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलतफहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, अक्ल है महवे तमाशा प्रोग्राम नंबर 5 में, प्रोग्राम नंबर 5 में आपको एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि हमने ब्रेक से पहले डिस्कस किया था आपके साथ कि आज हम इस प्रोग्राम में अपना तीसरा केस इंट्रोड्यूस करवाएंगे और तीसरा केस है वकार साहब का। मिस आयशा, मिस महक के केस डिस्कस होने के बाद आज हम अपना तीसरा केस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और वो है वकार साहब का केस। वकार साहब का जो केस है उसमें मेरे जो साथी हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि वकार साहब अल्कोहलिक रहे हैं और वकार साहब जो है वो अल्कोहल यूज़ करते रहे हैं और पिछले 3 साल से अब वो रिकवरी में है। और बेसिकली अब आके उनकी जो रिकवरी की तरफ उनकी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी कहीं शेक होती नज़र आ रही है और वो बहुत ज़्यादा उनका दिल चाह रहा है वापस अल्कोहल की तरफ आने का। और जब वो अपने थेरेपिस्ट के पास आते हैं जिनसे वो हेल्प ले रहे हैं पिछले काफ़ी देर से, तो उनको वो ये कहते हैं कि मुझे आप परफेक्ट बना दीजिए। अपने थेरेपिस्ट से वकार साहब ये कहते हैं कि मुझे परफेक्ट बना दीजिए क्योंकि मैं खुश होना चाहता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या परफेक्ट होना वकार साहब की रिक्वायरमेंट है या खुश होना वकार साहब की रिक्वायरमेंट है, और अगर उनको परफेक्शन चाहिए तो क्यों चाहिए, उसका ताना बाना कहीं पुरानी चीज़ों के साथ कहाँ पे जाके जुड़ता है। इन्हीं चीज़ों को, हिस्ट्री को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे वकार साहब के केस में। मिस रिदा, कमिंग टूवर्ड्स यू, वकार साहब का केस थोड़ा सा बचपन के हवाले से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, जैसे कि वकार साहब का आपने बताया कि वो अपने थेरेपिस्ट के पास आए हैं और ये बात कर रहे हैं कि मुझे परफेक्ट बना दे किसी तरह से, तो अगर हम इनकी बचपन की स्टोरी को देखें तो हमें उसमें भी ये कंपोनेंट नज़र आता है कि परफेक्ट होना उनकी हमेशा से डिमांड थी। जब वकार साहब छोटे थे और टीनेज में थे और उससे भी जब छोटे थे चाइल्डहुड में अपने, ये स्कूल में हर वक्त यही स्ट्रगल करते रहते थे कि ये टॉपर हो। He was a fine student, not someone who was like extraordinary, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। बेसिकली ये अपने पेरेंट्स से वो प्यार चाहते थे और इनको लगता था कि प्यार इसी तरह से मिल सकता है कि अगर ये बेस्ट परफॉर्मर बने। घर में इनका जो कंपटीशन एक जो वो बार रेस की होती है, वो इनके भाई थे जो एथलेटिक भी थे और स्ट्रेट ए स्टूडेंट भी थे। तो इनको हर वक्त वकार साहब को ये चीज़ लगती थी कि कहीं ना कहीं ये उन जितने अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये इतने अच्छे परफेक्ट परफॉर्मर नहीं है। इनका एक एक्सपीरियंस मैं ये भी शेयर करूँगी कि इनका एक दफ़ा फुटबॉल मैच था जो कि वकार साहब ने बहुत अच्छा खेला, शानदार खेला और इनकी टीम जीत भी गई इनकी इस वजह से, इनकी अच्छी स्किल्स की वजह से, लेकिन वो खुश नहीं थे। उसकी वजह यह थी कि एक और टीममेट थे जो कि वही मैच, फुटबॉल मैच उनके जो स्कूल की तरफ से, वो 2 दफ़ा जीत चुके थे। तो वकार साहब को कहीं पे ये लगा कि क्योंकि मैंने ये नया रिकॉर्ड बिल्ड नहीं किया है तो आई एम नॉट गुड। तो अपनी खुशियों को उन्होंने बचपन से ही उनका गला दबाया सिर्फ इस चीज़ के पीछे कि मैं परफेक्ट हूँ। और कहीं बड़े होके उनमें एंजाइटी की भी ग्लिम्पसेस आपको नजर आएंगी और ये कहाँ चीज़ उनकी परफेक्शन उनको कहाँ तक लेके गई। और जैसे कि मैम शुमाइला ने कहा कि जब भी कोई मसला होता है तो एक मसला नहीं होता, साथ में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब परफेक्ट होता है इंसान, कोई परफेक्ट होने की उम्मीद करता है तो सिर्फ परफेक्शन ही नहीं रह जाता, साथ में और भी चीज़ें आती हैं, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, एंगर आता है
और वो आपको आगे पता चलेगा कि इनकी ज़िंदगी में बड़े होकर कैसे रूनुमा होगा। सही। अभी तक की जो स्टोरी है मिस जलीशा, कमिंग टुवर्ड्स यू, उसमें ये पता चला कि बचपन से ही इनको कहीं ये शौक़ है, मैं शायद यही वर्ड ही यूज़ करूँगा, लेकिन बेशक इंड्यूस्ड है, लेकिन शौक़ है कि आपने सबसे ऊपर रहना है, परफेक्ट करना है जो करना है, कोई मार्जिन नहीं है, कोई आपके इर्द गिर्द जो है ना, कोई आपके पास ग्राउंड नहीं है, कोई रूम नहीं है। सो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि अच्छा परफेक्शनिज्म जो है वो लाजमी है। आगे की जो इनकी ज़िंदगी है जिसे आई एम सॉरी आपकी बात काटनी, शायद वो एक अपने ही तौर पर जो कंपैरिजन भाई के साथ करके रखते हैं, बिल्कुल क्योंकि वो अगर वो स्ट्रेट एज लेने वाला है और स्पोर्ट्स में भी बहुत शानदार है, तो समहाउ पेरेंट्स का झुकाव ज़रा उधर होगा, तो इनका छोटा सा माइंड शायद इस बात को ज़रा नेगेटिवली, आई एम गेसिंग इट, आई एम अज्यूमिंग इट, कि उसको नेगेटिवली उन्होंने कहा कि अच्छा परफेक्ट होना जो है वो आपको आपके लव्ड वन की तवज्जो दिलाएगा, मतलब अटेंशन सीकिंग भी कहीं बेसिकली शायद इसके साथ थोड़ी सी है। मिस केस की तरफ जरा बताइए। जैसे मिस रज़ा ने बताया, जो हमारे साथ बचपन में जो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे साथ थ्रू आउट द लाइफ एक पैटर्न बन के हमारे साथ रहती हैं। ठीक है। अब जिस स्टेज पर इस वक्त वकार साहब 49 ईयर्स ओल्ड हैं और एग्जीक्यूटिव हैं बिजनेस फर्म में, ठीक है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो उनकी वर्थलेसनेस की फीलिंग्स हैं और जो परफेक्शनिज्म का ट्रेट है अभी भी उनके साथ है। ठीक है। जैसे कि आपने बताया वो 3 साल से AA की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अब हमें वहाँ पर वो स्लिप होते हुए नज़र आते हैं। हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब भी उनके साथ सैडनेस या नर्वसनेस या एंगर की कोई फीलिंग एसोसिएट होती है तो वो उनको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनमें जो कमियां हैं वो उनको अपने सामने आती हुई नज़र आती है। तो उनको फेस करने की बजाय वो अल्कोहल का सहारा लेते हैं और अपने आप को उनसे बचा लेते हैं, इन फीलिंग से बचा लेते हैं। इसी तरह जब काम पे जब भी फ़ोन उनका बजता है तो उनको लगता है कि शायद बॉस का फ़ोन आया है और उनको फायर कर देंगे, हालांकि उनकी जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जो इवैल्यूएशंस होती हैं वो भी अच्छी हैं, तो ऐसी कोई बात बज़ाहिर फैक्ट्स बेस्ड नहीं है, लेकिन जब भी फ़ोन बजता है तो उनको अंदर से ये आवाज़ आती है कि शायद अब तुम फायर होने लगे हो। इसके अलावा घर पे उनका एंगर का बहुत इश्यू देखा गया है। काम पर जब होते हैं तो किसी ना किसी तरह अपने एंगर को कंटेन कर लेते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं और अगर उनको वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो वो समझते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं, या किसी और का से कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे उनके अंदर गुस्सा प्रोवोक होता है, तो उनकी बीवी के साथ उनके रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जब वो बीवी के साथ गुस्सा कर लेते हैं या गुस्सा शो कर देते हैं तो उसके बाद उनको रिग्रेट भी होता है, उनको शेम भी होता है कि ये जो मैंने किया ये गलत किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक जो उनका पैटर्न बन गया एक वर्थलेसनेस फीलिंग का, और फिर दोबारा उस गुस्सा करके रिग्रेट करने का और शेम करने का, उनको समझ नहीं आती कि वो इस सर्कल में से, इस विशियस साइकिल में से किस तरह निकलें। ठीक। सो ये बेसिकली जो है वो यहाँ तक केस है वकार साहब का। मिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी तरफ मैं आऊँगा, और जो हम एक 5 कंपोनेंट का मॉडल जो है वो हम डिस्कस करते होते हैं हर एक प्रॉब्लम के अंदर। सो वकार साहब की प्रॉब्लम के अंदर किस तरह से हम उस मॉडल को डिस्कस करें? देखिए, जिस तरह से वकार साहब का प्रेजेंटेशन आपने बताया कि बहुत ही जिसको कहते हैं ना ऑलरेडी परफेक्ट, उनका एक एग्जीक्यूटिव हैं, 49 ईयर्स के हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, और अपनी लाइफ में चीज़ों को इस तरह से, मतलब यहाँ पर उनकी लाइफ में कोई इस तरह का ट्रिगर नहीं मिलता है कि जॉब में क्राइसिस हो रहे हैं या बॉस ने उनको कोई ऐसा कोई वार्निंग दी है, या इस तरह की कोई हमें नहीं मिलती। आप देखिए उनका माइंड ही कहीं ना कहीं पर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब वो चाइल्डहुड की बात हम करते हैं तो वहाँ पर ही माइंड ने रॉन्ग परसीव किया और आई एम नॉट गुड इनफ का एक इम्प्रेशन उनके माइंड ने उनको दिया, और उस पर उन्होंने उसको सच माना। एंड एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, जो वे ऑफ थिंकिंग ही हैड एट दैट टाइम एज अ चाइल्ड, तो वो ये था कि अच्छा मुझे परफेक्ट होना है, मुझे अप्रूवल चाहिए, ठीक है, और अप्रूवल तभी मिलेगा जब मैं हर चीज़ में परफेक्ट होगा। जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो ये कंपटीशन टफ होता गया। अब ये कंपटीशन उनके अंदर मूड की डिफ़िकल्टी, जिसको एंजाइटी कहते हैं, और सैडनेस समटाइम, लेकिन एंजाइटी ने उनको, रेस्टलेसनेस ने उनको बहुत ज़्यादा एजिटेटेड किया। ठीक है। इसी को हल करने के लिए, एंजाइटी को डील करने के लिए एज अ जुगाड़, एज अ क्विक फिक्स उनकी लाइफ में अल्कोहल आई। ठीक है, जब अल्कोहल उनकी ज़िंदगी में आई तो वक्ती तौर पर काम बहुत अच्छा होना शुरू हो गया।
वक्ती तौर पर उनकी अल्कोहल यूज़ ने उनको हेल्प किया, उनके मसले ख़त्म हो गए सारे। उनको लगता था कि अब वो परफेक्टली चीज़ों को कर सकते हैं, बिकॉज अल्कोहल क्विकली तो आपके मसलों को हल करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर ऐसे जीन्स थे जो कि एडिक्शन डेवलप कर गए उनके अंदर अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम आ गया, जिसका मतलब ये है कि उनकी अब सिस्टम में अल्कोहल उनको फ़ायदा नहीं दे रही है। अब वो अल्कोहलिज्म के प्रॉब्लम के साथ जब हुए तो देन ही रियलाइज्ड कि मुझे इसको रिकवर करना है। जब वो रिकवरी में आना शुरू हुए तो पिछले कोई 3 साल से तो चीज़ें ठीक चल रही थी, वो ये मीटिंग्स में जा रहे थे, वो अपने इलाज की तरफ तवज्जो था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से उन्होंने ऐसे मूड डिफ़िकल्टीज़ आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं, वो वहाँ पर ट्रिगरिंग जो फैक्टर है वो मूड है कि वो एंग्री, डिप्रेस एंड एंशियस फील करते हैं। इस कंपोनेंट ने उनको ट्रिगर किया और उन्होंने 1-to-1 सेशंस को अप्रोच किया, वो थेरेपिस्ट के पास हेल्प के लिए गए। एट द सेम टाइम वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अल्कोहल की क्रेविंग्स के साथ। जब ये सारा मूड जिसकी वजह से उन्होंने अल्कोहल स्टार्ट की थी, प्रॉब्लम्स वही हैं, अल्कोहल की तरफ उनको ट्रिगर करती है, वो नहीं करना चाहते। और फिर वो जब थेरेपिस्ट के पास गए तो उनको लगता है कि उनकी हर प्रॉब्लम का हल ये है कि वो हर काम अगर परफेक्ट तरीके से करेंगे तो उनको एंजाइटी नहीं होगी। ठीक है, एंजाइटी नहीं होगी तो अल्कोहल की थॉट नहीं आएगी। सो वो अपने थेरेपिस्ट से ये डिमांड करते हैं कि मुझे परफेक्ट बना दें। एंड बीइंग ए थेरेपिस्ट एंड बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, हम सबको पता है कि परफेक्शनिज्म इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल, साइकोलॉजी में बाकायदा इसको एक प्रॉब्लम समझा जाता है। जो लोग समझते हैं कि हर काम उनको परफेक्ट करना चाहिए एंड ऑर्डर में करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पर वो ओसीडी का शिकार होते हैं। मिस, एक और पॉइंट मैं लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा कि वो ये है कि अमूमन चूँकि हम यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं तो अमूमन आगे ये कहा जाता है कि अच्छा अब आप ऐसे करें और मुझे परफेक्ट बना दें, या आप बताएं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सो दीज आर ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमेशा देखना चाहिए, और कि आपकी एफर्ट के बगैर, आपके 100% इनपुट और आपके 100% पोटेंशियल यूज़ के बगैर जो है वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं। बट द पॉइंट इज दैट हम परफेक्ट हो नहीं सकते। इंसान या ह्यूमन बींग्स जिसको कहते हैं वो परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। परफेक्ट हाई पावर होता है, परफेक्ट बिल्कुल ऐसे अंबिया होते हैं, बिल्कुल हम नहीं परफेक्ट हो सकते। तो ये एक डिमांड, ये एक थॉट ही बड़ी मुश्किल सी क्रिएट कर देती है, एक हासिल सी एक डिज़ायर है। अच्छा, ये क्यों होती है? इनफैक्ट समहाउ हम जब सेल्फ इस्टीम के इश्यूज को कहीं पाते हैं तो वहाँ पर परफेक्शन जो है वो कोई अलाउ नहीं कर रहा होता अपने आप को गलती करने के लिए। एंड अगर गलती हो जाए तो फिर वो बहुत ही क्रिटिकल वे में अपने एनालिसिस करते हैं। सो उनका थेरेपिस्ट उनको ये कहता है कि जी ये तो मैं नहीं कर सकता आपको परफेक्ट बनाऊं, जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि आप इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस कर दें। ठीक है, यानी आप इम्परफेक्ट इमेज को एक्सेप्टेंस देना शुरू कर दें। अब आप एक ऐसे बंदे को जब ये कहेंगे ना जिसका इतना क्राइसिस में गया है तो ये उसके लिए ज़रा मुश्किल सी बात होगी। लेकिन जब वो अपनी थॉट्स पे गौर करते हैं, आप देखिए उनका ट्रेंड क्या है थॉट का, वो हमेशा अपने आप को लो ग्रेडेड ही विजन करते रहे। उन्होंने अपने बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया वो कोई हेल्दी नहीं था। उन्होंने एक रेस ही समझी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि चीज़ें जो है वो अगर लेट्स सपोज अगर किसी बॉस का कोई फीडबैक होता है तो असल में उसका मकसद क्या होता है? अगर एक सबऑर्डिनेट को कोई बॉस या एम्प्लॉय को बॉस कोई फीडबैक देता है तो असल में मकसद उसको बेहतर करना होता है। लेकिन जब हम इतनी सख्त किस्म की कंडीशनिंग कर लेंगे कि अगर हमें किसी ने फीडबैक दे दिया तो इसका मतलब ये है कि तुम तो अच्छे हो ही नहीं। ठीक है, सो इसमें जो 5 कंपोनेंट्स का मॉडल हम डिस्कस करते हैं तो वकार साहब के जो इन्वायरमेंट में आपको चीज़ें नज़र आती हैं, एक उनका अपने तौर पर पेरेंटिंग का एक परसेप्शन लेना कि शायद पेरेंट्स उनको जो है वो प्रेशर फील करना, ये एक एनवायरनमेंट और लाइफ सिचुएशन में मिलता है। फिर उनका अल्कोहल का यूज़ या रिकवरी में होना, एक ये लाइफ सिचुएशन एनवायरनमेंट में मिलता है। फिर जब हम बॉडीली सिम्टम्स की तरफ आते हैं तो उनका स्लीप एंड स्टमक इश्यूज़, ये वाज़ह तौर पर उनके स्लीप डिस्टर्बेंसेस और उनका चूँकि एंजाइटी के इशू की वजह से उनका स्टमक भी काफ़ी अपसेट रहता है। ये शायद हमने स्टोरी में मेंशन नहीं किया। अच्छा,
फिर जब हम उनके बिहेवियर की बात करते हैं तो उनका बिहेवियर AA मीटिंग्स को मिस करना, वाइफ के साथ झगड़ा करना, ठीक है, रिलेशनशिप के इश्यूज, अवॉइडेंस एंड एग्रेशन के स्पेल्स जो हैं ये आपके उनके बिहेवियर में नज़र आते हैं। मूड में तो वाज़ा तौर पर एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन ये नज़र आता है। थॉट में बहुत डिफरेंट कंटेंट मिलता है आपको, जो एंजाइटी और डिप्रेशन का मिक्स्ड है कि मैं फायर कर दिया जाऊंगा, मुझे परफेक्टली काम करना है, कोई भी लो ग्रेड काम जो है वो टॉलरेट होगा नहीं, मैं करना ही नहीं है मुझे। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग आपको उनके कंटेंट में नज़र आएगी कि या तो ऐसे, नहीं तो फिर ये होगा ही नहीं, या तो मैं बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट करूं, नहीं तो फिर मैं एक इंसान भी नहीं हूँ। ठीक है, सो ये वर्थलेसनेस, शुड्स एंड मस्ट आपको उनके थॉट के कंटेंट में मिलते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, व्हाट इफ का कंटेंट आपको उनके थॉट्स में मिलता है। अब सवाल ये आता है, यू वांट से समथिंग? बल्कि इसी से मुझे एक बात याद है कि जो कार साहब ने स्टेट की थी कि जब वो काम से घर आ रहे होते हैं तो उनको ये बड़ा होता है कि मैं काम पे अपना 100% दूँ, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं काम पर। लेकिन जब काम से वो घर आ रहे होते हैं तो फिर उनके दोबारा ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि मैंने अपनी बीवी के जो टाइम दिया था उस पर मैं घर नहीं पहुँच सका, मैं अपने बच्चों को सही तरह टाइम नहीं दे पा रहा, जिससे जो आप बातें करी वो बिल्कुल क्लियर उस पर फिट इन होती हैं कि उनको। क्योंकि अगर एक देखें, हम बात कर रहे हैं थॉट्स की, परसेप्शंस की, पैराडाइम्स की। अब एक बंदे का थीम ही ये है लो सेल्फ इस्टीम का, पर्सनलाइज करने का, जजमेंटल होकर, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का, तो अब वो चाहे रिलेशन हो, जॉब हो, किसी भी बारे में जो थॉट उनका बनेगा अपने बारे में, लोगों के बारे में, वो बहुत नेगेटिव होगा। सो इसमें स्टार्ट अगर हम वकार साहब को कहें कि वो काम करना स्टार्ट करें तो वो एनवायरनमेंट पर इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो अंडू नहीं कर सकते कि वो अल्कोहलिक हैं, वो ये अंडू नहीं कर सकते कि वो चाइल्डहुड में जाकर रिवाइंड करके चीज़ों को बेहतर कर सकें। जो वो कर सकते हैं वो ये है कि अपने बिहेवियर पर, अपनी मूड पर, अपनी बॉडीली सिम्टम्स पर एंड अल्टीमेटली अपनी थॉट्स पर काम करें। हम थॉट्स पर कभी भी काम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम अपनी बॉडी को रीस्टेट नहीं करते, जो हमने लास्ट सेशन में भी बात की है कि अगर वो अपनी स्टेट को बेहतर नहीं करते, अपनी स्लीप को, अपने डाइट को बेहतर नहीं करते, अपनी रूटीन को मेंटेन नहीं करते, तो पहला काम वकार साहब को करना होगा कि अगर उनको डिप्रेसिव थॉट्स आ रही हैं सो अपनी लाइफ में कुछ एक्टिविटी को ऐड करें जो कि माइंडफुलनेस के साथ हो। ठीक है, जो कॉन्शियसली वो वॉक एंड एक्सरसाइज करें, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को लिव करें। सो जब अपने बॉडीली सिम्टम्स को बेहतर करेंगे देन उसके साथ साथ बिहेवियर, उसमें भी टू सम एक्सटेंट चेंज आएगा। फिर उनको आइडेंटिफाई करना है द वे ऑफ थिंकिंग ही हैज़, कि मैं फ्रॉम द बिगिनिंग, अब देखिए एज अ थर्ड पर्सन अगर हम एनालिसिस करें तो फ्रॉम द बिगिनिंग कितनी पेन में हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम नोटिस करते हैं कि कितनी मुश्किल में इसने अपनी ज़िंदगी डाल दी है। आई एम श्योर आप लोग एग्री करेंगे कि बहुत सारी ख़वातीन सिर्फ अपनी सोचने के अंदाज से, अच्छा मैं जेंडर वाइज बात नहीं कर रही, जनरली ज़रा ख़वातीन ज़रा सिर्फ अपने सोचने के अंदाज से बहुत ही तकलीफ में चली जाती है। ट्रू, वेरी ट्रू। पीपल आर ऑलवेज ट्राइंग, और ख़वातीन दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। एग्जैक्टली, एंड वो एक ना चाहते हुए बिकॉज वो इस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर सकते, लो सेल्फ इस्टीम, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन उन्होंने अपने आप से लगा ली होती है कि वो ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं समझते अपने आप को। मोस्टली वो कहते हैं कि जी एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, या बिल्कुल इसी तरह से मेल्स भी, कि अपनी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन जब लगा लेते हैं और फिर वो ह्यूमन बीइंग होने की लिमिटेशन को क्रॉस करना चाहते हैं, तो जब वो पूरी नहीं होती तो फिर उनको लगता है कि जी हम वर्थफुल ही नहीं है। सो जब हम अपनी थॉट्स पर काम करते हैं, हम अपनी थॉट्स को एक्सपैंड करते हैं और हम ये कहते हैं कि लाइफ में, देखिए मैंने पहले भी ये बात की थी कि चॉइस है ना हमारी, कि मेरी चॉइस है कि मैं अब बैठ कर वो जो मेरे साथ हो गया उसी को, वही लकीर को पीटने वाली बात करती रहूं कि अब मैं जिम्मेदारी ले लूं अपनी लाइफ की, कि जो हुआ है मुझे उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट व्हाट। सो वकार साहब को भी अगर अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करते हैं, देखिए बहुत दफ़ा लोगों को फियर होता है लोगों से बात करने का। ठीक है, अब वो फियर क्या है? वो एक फियर है
उसमें और कोई हकीकत होती नहीं है। लेकिन जब वो अपने आप से बात करते हैं कि अच्छा मैं सही ना कर सका, अच्छा मेरी बात ना ठीक हो सकी, अच्छा अगले बंदे ने मजाक उड़ा दिया, ये कर दिया, अब वो एक पूरा एक शुरू कर देते हैं बातचीत। ठीक है। अब वो बातचीत नेगेटिवली बॉडी पर इन्फ्लुएंस करती है, ना चाहते हुए भी दिल चाहेगा कि अवॉइड ही करते हैं। सो बॉडी से स्टार्ट होकर जब हम थॉट्स की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर चेंजेस लाना, वकार साहब को अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना होगा कि ये कोई उनकी इमोशनल स्टेट है जो कि उनको इस तरह की सोच दे रही है। सही। अदरवाइज परफेक्ट होना ये कोई अनरियलिस्टिक सी डिमांड है मेरे ख्याल से। तो इसको ज़रा फ्लेक्सिबल उनको करने की ज़रूरत है कि इम्परफेक्शन के साथ भी वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजार सकते हैं। बिल्कुल। और आप बात कर रहे थे मिस ने की जैसे बात एक्सपेक्टेशंस की, और आप कहते कि अक्सर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लोग आके पूछते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को ये क्लियर करती चलूँ कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपको रियलिटी दिखाते हैं, दे आर नॉट साइकिक्स। वो नहीं बता सकते आपको क्या लकी नंबर है और कब लक आपको हिट करेगी, लेकिन रियलिटी से इन टच रखना ये हमारा प्रोफेशन है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और मिस आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है नाज़रीन वकार साहब का केस हमने अभी सिर्फ जो है वो हल्का सा डिस्कस किया है, हम इसको इन डिटेल भी देखेंगे मिस शुमाइला के साथ, मिस दिलीशा के साथ, मिस रिदा के साथ। सो मिस वंस अगेन थैंक यू सो मच मिस दिलीशा, थैंक यू सो मच मिस रिदा, आपका बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। आज हमने अपना तीसरा केस वकार साहब का केस जो है डिस्कस किया, और अपने अगले प्रोग्राम्स में भी हम इसको मज़ीद इन डिटेल डिस्कस करते जाएंगे। आज का जो एक मैसेज मैं समझ सका मिस की बात से वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मसला आ जाना कोई मसला नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आ जाना, कोई इन्वायरमेंटल चीज़ें आ जाना उनका मसला नहीं है। आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, आप उसके ऊपर सोचते क्या हैं, आप उसके ऊपर अपना बिहेवियर क्या रखते हैं, ये चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली ये फ़ैसला करेंगी कि क्या आपको उससे तकलीफ़ होगी या आप उसके को बहुत ज़्यादा इजीली कोप कर सकेंगे उसके साथ। सो माइंड ओवर मूड या अक्ल है महवे तमाशा, इस प्रोग्राम के साथ हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक आपके पास इसी वक्त। और तब तक अपने सवालात ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर कहीं आपको लगे कि आपकी स्टोरी है, आपकी एक बात है जो आप कन्वे करना चाहते हैं, आपका एक मसला है, तो हमें ज़रूर इनबॉक्स कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है, हमारा फ़ोन नंबर है, हमें ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए और हमें इनबॉक्स कीजिए ताकि हम उस स्टोरी को यहाँ पे डिस्कस करके उसके सलूशन के ऊपर बात कर सकें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।